देखो केपलर लॉ, ठीक ना। तो केपलर ने कुछ नियम दिए थे किसके लिए, प्लेनेटरी मोशन के लिए। ये नियम किसके लिए था, प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। ये नियम प्लेनेटरी मोशन के लिए था। तो प्लैनेट्स का मोशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन किया किसने, केपलर ने। तो केपलर ने पहला नियम दिया कि जो प्लैनेट्स होते हैं, है ना, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब किस तरह रिवॉल्व करते, तो इन्होंने कहा दे रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। किसमें, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्स के बारे में 11th में पढ़ोगे, उसमें एलिप्स के पास जो होता है, एलिप्स कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एलिप्स की दो फोकाई होती हैं, दो फोकस होते हैं, जिनको फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई, है ना। तो एक फोकाई, एक फोकस नहीं होता, दो फोकस होता है, दो फोकस पॉइंट है। तो इसलिए इसको फोकस के प्लूरल को फोकाई कहते हैं, यानी दोनों को एक साथ हम प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर ये फोकाई है, ये फोकस है F1, ये फोकस है F2, तो इन्होंने कहा कि एलिप्टिकल, पहला इनका नियम यही है कि एलिप्टिकल ऑर्डर में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो एलिप्स को अगर देखना है अच्छे से कि एलिप्स एक्चुअली होता क्या है, एलिप्स का मतलब क्या है, असली मतलब क्या है एलिप्स का, तो एलिप्स का एक्चुअली मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका ये प्लेन जो है ये डिवाइड हो जाए कुछ इस तरह से, और दो फोकस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है कुछ इस तरह है ना, तो इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस, क्योंकि ये फोकस को ज्वाइन कर रही है, दोनों फोकस से जा रही है। और इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस नहीं कहते हैं, है ना, माइनर एक्सिस। ये होता है मेजर एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन O है, तो यहां से OF2 की जो डिस्टेंस होगी वो OF1 के डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। और इसको अगर आप C मान लें, इसको क्या मान लें, C। अब ध्यान समझिए एक्चुअली एलिप्स बनता कैसे है, एलिप्स कैसे बनता है। आप एक काम करिए, आप एक थ्रेड लीजिए और थ्रेड को आप ऐसा समझिए कि ये दो पॉइंट हैं जमीन के, और यहाँ पे आपने कुछ जमीन में धसा दिया, कोई लकड़ी धसा दी। तो एक ये जो आपने धसाया यहाँ पे, इसमें आप एक रस्सी बांध दीजिए और एक रस्सी यहाँ बांध दीजिए, और उस रस्सी को एकदम खींच दीजिए ताकि वो रस्सी पूरी खींच जाए। और फिर उस रस्सी को खींचते हुए आप ऐसे उसको जब लेके जाएंगे तब वो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। तब क्या बनेगा, वो एलिप्स। अब देखिए ध्यान से, एलिप्स तो बन गया। एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होगी एक्चुअली, अगर मान लीजिए आपका थ्रेड कुछ इस तरह का था, F1 को ज्वाइन करने वाला और F2 को ज्वाइन करने वाला, अगर ये पॉइंट P है, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो PF1 प्लस PF2 ये कांस्टेंट के बराबर होगा। सपोज करिए वो कांस्टेंट K है, यानी कि अच्छा एक बात बताइए, ये कांस्टेंट क्यों होगा, क्या ये जो रस्सी है इसकी लेंथ हमेशा चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। जब इस रस्सी की लेंथ नहीं चेंज हो रही है तो ये डिस्टेंस पूरी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब वो कांस्टेंट क्या है उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको माननी पड़ेंगी। जैसे अगर आप ये पॉइंट मान लीजिए F1 है, ये F2 है, तो OF1 हमने बता दिया ये C है ना, OF1 C है, OF2 क्या है, वो भी C ही है। ये तो कन्वेंशन की बात है ना कि ये मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, तो ये माइनर एक्सिस हो गया, है ना। अब एक और चीज है कि इसको अब मैं थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है क्या OP है ना,
इस ओपी लेंथ को आप मान लीजिए ये बी है, ये क्या है, ओपी लेंथ ये बी है, और अगर आप इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, तो ये जो ओ ए है, ये पूरा ओ ए क्या है, इस ओ ए को कैसे लिखें, ये पूरा ओ ए क्या है, अच्छा ये माइनर मेजर एक्सिस मिटा दूं अब तो कोई दिक्कत नहीं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस छोटी सी बात थी, वो तो समझ में आ गई। उसके अब अंदर जाते हैं थोड़ा, एलिप्स एक्चुअली होता क्या है उसको थोड़ा सा महसूस कर लें, उसके बाद थोड़ा सा ये ज्यादा टॉपिक क्लियर होगी। तो अब देखिए ये बी है, ये भी बी होगी, बाई सिमेट्री है ना, ये पूरा सिमेट्रिकल है, तो इसके हिसाब से अगर ये सी है तो ये भी सी होगा, ये बी है तो ये लेंथ भी क्या होगी, बी होगी। और ए हमने किसको माना है, ए एक्चुअली हमने माना है इसको, ए एक्चुअली हमने माना है इस ओ ए को, है ना, ये पॉइंट क्या है ओ ए, ये ओ है पॉइंट, और ये लेंथ क्या हो जाएगी ओ ए, और ओ ए बराबर होगी ए के, ओ ए बराबर होगी ए के। ये कन्वेंशंस हैं, ध्यान दीजिएगा, ये माना जा रहा है, बस ये कैलकुलेशन के लिए हम मान रहे हैं ये सब, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी, और ये भी ए ही होगा, क्या होगा ये भी ए ही होगा, और फोकस की जो F2 पॉइंट है उसको हम यहां मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब एक चीज देखिए, आपका जो थ्रेड रहा होगा, आपका जो थ्रेड रहा होगा, वो थ्रेड की लेंथ अगर आप निकालना चाहें, है ना, थ्रेड मैंने बताया था ना कि F1 पे एक डंडा गाड़ लीजिए किसी जमीन पे ही, और F2 पे भी, तो उसके बाद जब आप एक रस्सी को ऐसे टाइट करके ऐसे चारों तरफ घुमा देंगे तो आपको एलिप्स मिल जाएगा। तो F1 जो है पॉइंट, अगर वो धागा मान लीजिए यहां आ गया, वो थ्रेड या रस्सी यहां इस पॉइंट पे आ गई, तो ये बताइए वो थ्रेड एक बार तो F1 से यहां तक आएगी, और फिर यहां से F2 से भी कनेक्टेड रहेगी। वो थ्रेड क्या होगी, वो थ्रेड अगर मैं एक थ्रेड ले लूं, थ्रेड एक्चुअली क्या, अगर मैं थ्रेड ले ही लूं, मान लो कुछ भी ऐसे मान लो कि ये ही मान लो, ये है ना, ये थ्रेड है, ठीक, ये थ्रेड है, अगर ये F1 से जुड़ा है, F1 से जुड़ा है, तो एक बार F1 से A पॉइंट तक ये आया है, और उसके बाद अगर मैं इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दूं, तो F1 से A पॉइंट तक आया है, फिर यहां से घूम के ये F2 तक भी जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है ना, F2 पे वो कनेक्टेड होगा, और इसी को आप ऐसे 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 घुमा रहे हो, ठीक है, इसी को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। अब देखिए ध्यान से, ये ए था, है ना, ठीक, चलो कन्वेंशन सारे पता चल गए आपको। अब इससे आप क्या कह सकते हैं कि ये जो थ्रेड की लेंथ होगी वो कुछ नहीं बल्कि एक तो है F1A, ये, फिर यहां से गया AF2 तक, यानी F1A प्लस AF2, यही आपका वो कांस्टेंट होगा, है ना, हमेशा जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, क्या वो कांस्टेंट यही था F1A प्लस AF2 या फिर F2A। तो F1A है क्या, F1A आप ध्यान से देखिए, F1A है A माइनस सी, F1A क्या है A माइनस सी, F1A है ना, A माइनस सी है, क्यों है, देखिए ये पूरी लेंथ A है, इतनी सी लेंथ C है, तो इतनी लेंथ क्या होगी A माइनस सी, क्लियर, ठीक। तो F1A है A माइनस सी प्लस प्लस प्लस, ध्यान से देखिए, हमको F2A चाहिए, F2A के लिए ध्यान से देखिए आप, इतना पोर्शन तो C है और इतना पोर्शन A है, तो यानी F2A को आप कह सकते हो A प्लस सी, F2A को क्या कह सकते हैं A प्लस सी, तो C से C कट जाएगा, बचेगा 2A। यानी आप ध्यान से देखिए, किसी भी एलिप्स में जो कांस्टेंट मिलेगा वो 2 मिलेगा, 2A मिलेगा, क्या मिलेगा 2A, यानी कि फोकस से, देखिए ध्यान से समझेगा, ये डिफिनेशन जो होगी 2A की वो क्या है, ओरिजिन से, नहीं एक मिनट, हाँ, लेंथ ऑफ द थ्रेड जो कि कांस्टेंट है,
उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है एक्चुअली, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसके ये डायमीटर समझ लीजिए, है ना, ये जो कॉर्ड है ए बी, यही तो 2a है, a प्लस ए, यही तो 2a है। यानी कि अगर आप रस्सी को F1 F2 पे बांधने के बदले आप a से b से बांध दें तो भी वो लेंथ कवर्ड हो जाएगी, यानी कि वो डिस्टेंस जो होगी बराबर मिलेगी, है ना। लेंथ ऑफ द थ्रेड जो है वो F1 F2 को जोड़ने पे जो खींच रहा है वो तो है ही, दूसरी वो लेंथ जो एग्जैक्टली इक्वल मिल रही है ए बी के, है ना। 2a मिला था तुमको, 2a मिला था, 2a का मतलब a प्लस ए, यही तो है ए बी, यही ए बी तो है। तो अगर इसको वापस से ऐसे देखना रहे, एक तो आपका जुड़ा है यहाँ पे, ओरिजिन से जुड़ा है, ठीक ना, ये ओरिजिन को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ओरिजिन से जुड़ा है, ठीक है। एक तो ये ओरिजिन से जुड़ा है, ओरिजिन के बाद आपका ए पॉइंट पे आ गया, किस पे आ गया, पॉइंट ए पे, उसके बाद आपका चला गया F2 पे और यहीं खत्म हो गया, ये थ्रेड यहीं पे खत्म हो गया F2 पे, है ना। अगर इसको मैं यहीं पे होल्ड कर लूं, इसको मैं यहीं पे होल्ड करूं, देखो ये ऐसे F1 पे, F1 और F2 पे होल्ड कर लूं, ऐसे देखो F1 और F2 पे होल्ड कर लूं। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, F1 और F2 पे अगर मैं होल्ड कर लूं, मैं कहना क्या चाह रहा था, ये देखो ये F2 है, ये F1 है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे अगर घुमाते चला जाऊं तो ये एलिप्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एलिप्स। और इसकी लेंथ क्या होगी, इस पूरे धागे की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो होगी 2a, जो कि AB के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यानी किसके, मेजर एक्सिस के बराबर होगा, मेजर एक्सिस के बराबर होगा। और मेजर एक्सिस जहां पे एलिप्स को इंटरसेक्ट करती है, एलिप्स को जहां पे इंटरसेक्ट करती है मेजर एक्सिस, कौन, मेजर एक्सिस, उस पॉइंट, दोनों पॉइंट की जो लेंथ है, उन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वही लेंथ क्या थ्रेड की लेंथ है, या फिर वही लेंथ कांस्टेंट है जो लोकस बना रहा था, यानी जो इसको ऐसे एलिप्स बना रहा था, है ना। समझ में आ गया, एलिप्स आखिर में होता क्या है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब तुमको ज्यादा फील आएगा कि होता क्या है एक्चुअली एलिप्स में। तो कोई प्लैनेट है और वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, तो दो फोकस है जिनको हम प्लूरल फॉर्म में फोकाई कहते हैं, और सन किसी इसी एक पोजीशन पे हो सकता है, सन किस पे हो सकता है, या तो F1 पे हो सकता है या तो F2 पे हो सकता है। ये दूसरा नियम था इनका, सन इज एट एनी ऑफ द नहीं, सन, ये पहला ही नियम है एक्चुअली। सन क्या है कि ये पहला ही लॉ है, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे रिवॉल्व इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट such that sun is at any one of the foci, है ना, sun is at any one of the foci। अब देखो दूसरा रूल था इनका, दूसरा बहुत थोड़ा सा गजब का था कि जो इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में क्या कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो मान लो कोई प्लैनेट है और टाइम टी में वो पॉइंट ए से कहां गया, पॉइंट बी तक गया, और इसमें टाइम देखो, ध्यान दो, यहां से यहां तक डिस्टेंस थोड़ा सा एलिप्टिकल में है ना, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस थोड़ा कम होती, ये थोड़ा ज्यादा है, उसके लिए टाइम टी लिया, ठीक है, उसके लिए टाइम टी लिया। और मान लीजिए कहीं पे सी से डी पे गया, सी से डी पे गया, ठीक ना, सी से डी पे जब वो जाएगा तो भी वो क्या लेगा, अगर वो टाइम टी में
टाइम टी में सी से डी पे गया, तो क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल होती है क्या? टाइम पीरियड इक्वल, अच्छा एरिया वाला लॉ है, हाँ एरिया वाला लॉ, ठीक है ठीक। तो अगर मान लीजिए टाइम टी में ये कहीं पॉइंट सी से पॉइंट डी में गया, ठीक है, और इसमें लिया टाइम टी, इसमें क्या लिया? टाइम टी। अब देखो ये जब सी और डी को फोकस से ज्वाइन कर दो, जहां पे सन है, और इसी पॉइंट को ज्वाइन कर दो बी और ए से, एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, अगर फील करो तो ये जब सन के ज्यादा करीब है तो क्या यहाँ पे उस प्लेनेट की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी। तो जितने टाइम जो टाइम इंटरवल है, अगर सेम टाइम इंटरवल की बात करें तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्या डिस्टेंस कवर करेगा? ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और उसी की बात करें इसमें तो यहाँ कम डिस्टेंस कवर करेगा। इसको अगर इस तरह बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको अगर ऐसे थोड़ा सा नजदीक कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब ए पॉइंट थोड़ा सा इधर, तो कहने का मतलब ये है कि हम एक चीज उन्होंने जो ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है ना, और ये वाली जो एरिया है ये एक्चुअली सेम होंगी। ये दोनों एरिया क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। फोकस से एरिया टाइम टी इंटरवल में, टी है ना, टी के लिए जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस आर्क से अगर आप एक समझ लो क्या बना दो, सेक्टर है ना, सर्कल में पड़ा होगा सेक्टर, तो उस सेक्टर की जो एरिया होगी वो क्या होगी? दोनों सेक्टर की बराबर एरिया होगी। यही दूसरा नियम है कि एरिया ऑफ सी टी डी एफ, या फिर मान लो यहाँ पे ये तो टाइम इंटरवल टी था, तो यहाँ पे अगर सी डी ई मान लेते हैं और यहाँ पे ए बी जी मान लेते हैं, तो ए बी जी F1 और सी ई डी F1, ये F1 था है ना, F1 एरिया जो होगी ये बराबर होगी किसके? एरिया ऑफ ए जी बी F1, F2 नहीं, F1 है ना, जहां पे सन है वहां से एरिया बराबर होगी, है ना, ये था। लेकिन कंडीशन क्या है? ये कब बराबर होगी? टाइम इंटरवल का जो टाइम, जितने टाइम इंटरवल में जो ऑर्बिट कवर कर रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तभी बराबर होगी, है ना। यानी कि फॉर टाइम इंटरवल टी, तो तीसरा जो केपलर्स लॉ है ना, तीसरा जो इन्होंने केपलर ने जो लॉ अपना जो बोला था, क्या कहा था, जो नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि जो अगर आप देखिए एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें, ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। तो अगर ये F1 पे मान लीजिए सन है, F1 पे क्या है? सन। जो प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है मुकाबले अगर यहाँ पे देखा जाए, है ना, ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, ए F1 ज्यादा है ना, बी F1 इज लेस देन ए F1, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, इसके बदले इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्या? मीन डिस्टेंस, जिसको उन्होंने डिनोट किया आर से, जिसको कहा गया मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन। मीन डिस्टेंस का मतलब, मीन मतलब एवरेज, आप जानते हो मीन मतलब, स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े होगे मीन क्या होता है, कि कई चीजों को सम करके कितने चीजें हैं उनसे डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कोई मैच हो रहा है जिसमें अलग अलग प्लेयर्स ने अलग अलग स्कोर किया, तो किसी ने 10 रन बनाए, किसी ने 12, किसी ने 14, किसी ने 26, है ना, मान लो 4 प्लेयरों का गिना गया, तो सबके स्कोर्स को जोड़ के डिवाइड बाय 4 कर दो, तो मीन निकल जाएगा कि पर पर्सन कितना रन लगा होगा। अगर
अगर हर एक ने इतना रन मारा होता तब भी ये सम कितना मिलता, उन चारों के सम के बराबर ही मिलता है ना, अगर चारों ने बराबर बराबर इतना इतना मारा होता। तो वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन की, ये कॉन्सेप्ट ये वही चीज कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए सर्कल में चल रहा होता प्लेनेट एलिप्स के बदले, तो सर्कल में वो प्लेनेट जो डिस्टेंस कवर करता वो इस एलिप्टिकल पाथ के डिस्टेंस के बराबर होता, ठीक है ना। अगर वो यानी कि r जो है वो रेडियस मान लो और इसको एक परफेक्ट सर्कल मान लो, बल्कि इसको क्या मानने के बदले, एलिप्स मानने के बदले, एलिप्स में जो आपका सरकमफेरेंस होगा वो जो सरकमफेरेंस मिलेगा वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर मिलेगा। एक्चुअली देखिए मीन का मतलब ये होता है ना, ये जो मीन डिस्टेंस निकाली जाएगी अलग अलग समेशन देके निकाली जाएगी, अलग अलग पॉइंट्स का सम करके निकाला जाएगा, वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं जानना है। हमको बस इतना जानना है कि मीन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो उस प्लेनेट का होगा। तो मीन डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअली जब आप क्या करो, कहने का मतलब क्या है कि अगर वो सर्कुलर पाथ पे हो, अगर ये एलिप्टिकल में ना होता, एक्चुअली ये एलिप्टिकल है, असलियत में क्या है ये एलिप्टिकल है, लेकिन अगर एलिप्स में नहीं होता, किसमें होता, सर्कल में होता, तो वो रेडियस, उसकी जो रेडियस होती वो ये होती मीन डिस्टेंस, है ना, वो रेडियस क्या होती, मीन डिस्टेंस होती। और उसी मीन डिस्टेंस का जब आप सरकमफेरेंस निकालते, यानी इससे जब सरकमफेरेंस निकालते, जो लेंथ आती वो इस एलिप्टिकल पाथ के लेंथ के क्या आती, बराबर आती, ठीक है। ये होता मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और दूसरा टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड अब ये टाइम पीरियड क्या है कि दो पॉइंट के लिए, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगा होगा, या फिर इसको ऐसे कह लो कि इस पूरे ऑर्बिट में जो टाइम लगा होगा, है ना, इस पूरे ऑर्बिट में, यानी ए पॉइंट से चला फिर वापस ए पॉइंट पे आया, उसमें जो टाइम लगा होगा ये पूरे किसके बराबर होगा, ये उसका टाइम पीरियड होगा। एक ऑसिलेशन कितने में हुआ, या फिर एक रिवॉल्यूशन कितने में हुआ, वो टाइम पीरियड हो गया। अब इसका मेन नियम क्या है, इनका लॉ जो है, वो लॉ ये है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ये सिंपल सा लॉ है, लेकिन इसको सोचने में बड़ी टाइम लगी होगी, इसमें बहुत मेहनत लगी होगी सोचने में, उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा होगा इस चीज़ के लिए, है ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। तो एक्चुअली ये मिलेगा क्या यहाँ से, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। यही है केप्लर्स का थर्ड लॉ। केप्लर्स का पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है। दूसरा नियम ये था, और सन कहाँ होता है, किसी एक फोकाई पे होता है ना, किसी एक फोकस पे होता है। और दूसरा नियम ये है कि जो इक्वल टाइम पीरियड में जो आर्क्स होंगी एलिप्स की, वो जो एरिया जो कवर करेंगी कहाँ पे, फोकस पे, वो इक्वल होंगी, है ना। और सेक्टर कह लो, सेक्टर्स की एरिया क्या होंगी, इक्वल होंगी। और तीसरा नियम ये है कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू अ कांस्टेंट, या फिर मीन डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सन का होल क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर। और यहां से मिलेगा आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो देखो न्यूटन को कहाँ से ये आइडिया आया, जो आपका जो फार्मूला है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका जो फार्मूला Fg m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये F जो है, इससे क्या मिलता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये आइडिया हमको कहाँ से आया था, है ना, ये चीज उनको कहाँ से पता चली थी कि फोर्स जो होगा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का फोर्स। तो ये आइडिया आया था केपलर के तीसरे रूल से, है ना, केपलर के जो तीसरा लॉ था, वहां से इनको ये आइडिया आया कि फोर्स जो होगा 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, देखिए
अगर एक मैं सर, इसीलिए देखिए इसमें इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको, देखिए ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना, कि केपलर ने सारे नियम दिए एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, केपलर ने नियम दिए एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, लेकिन यहाँ जो बातें कर रहे हैं न्यूटन, वो एक्चुअली सर्कुलर मोशन के लिए बातें कर रहे हैं, है ना। सर्कुलर अगर पाथ पे चल रहा होता अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड, उस कंडीशन में क्या होता है ना, उसकी कंडीशन, तो एक्चुअली वो चीज उनको उससे तो मतलब नहीं था, उनको प्रोपोर्शनल चाहिए था, उनको बराबर नहीं चाहिए था ना, उसके एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं चाहिए था, किसके कौन प्रोपोर्शनल है उनको बस वही चाहिए था। और क्या कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है वो चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन लिया, है ना, बहुत एक्यूरेसी पे नहीं गए, अप्रॉक्सीमेशन लिया। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आपने सर क्या कर लिया, यहां मान लीजिए आपका हाथ है सेंटर पे, और आपने उस ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के खूब जोर से नचाया, तो नाचता है ऑब्जेक्ट, क्या करता है, नाचता है, जैसे अर्थ या कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा है वैसे होता है। तो अगर मान लीजिए इसको एक ऐसे आपने पुश किया, है ना, वो हल्का सा पुश देते हैं ना, और अगर आपने उसको पुश दिया तो वो ऑब्जेक्ट इस तरफ भागना चाह रहा होगा, है ना, इस तरफ जाना चाहेगा, लेकिन एक्चुअली आपने सेकंड मोमेंट पे क्या किया, उसकी तरफ इस तरफ आपने एक फोर्स लगा दिया, इस तरफ क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, मान लीजिए वो फोर्स F है। अब वो उस ऑब्जेक्ट को अगले मोमेंट पे इस पाथ पे लेके आएगा, यानी अब तक वो उधर जाना चाह रहा था, लेकिन अब वो फोर्स उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच लिया, यानी अब वो फिर अगले मोमेंट पे फिर बाहर जाना चाहेगा, लेकिन फिर आपने खींच दिया, फिर वो यहाँ पे आ गया, अगले मोमेंट पे फिर वो बाहर जाना चाहेगा, फिर आपने खींच दिया, फिर वो यहाँ आ गया। आप जो ये खींच रहे हैं, इसी खींचने को, है ना, फोर्स इज अ पुल और पुश, तो पुल मतलब खींचना, तो खींचना एक फोर्स हुआ, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली ध्यान दीजिए, सेंट्री मतलब सेंटर, समझ में आ रहा है ना, सेंट्री मतलब सेंटर, और पीटल मतलब ग्रीक में इसको ग्रीक या लैटिन मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पीटल को कहते हैं सीकिंग, सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ जाने के लिए इच्छुक है ना, सेंटर को एकदम सेंटर की तरफ जाना चाहता है ना, सेंटर की तरफ ले जाने के लिए जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट कहीं बाहर जाना चाह रहा है, अगर वो धागा ना हो तो वो सीधे कहीं निकल ले, एकदम सीधे, लेकिन उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो सेंटर की तरफ थोड़ा सा खींच जा रहा है, तो उसकी वजह से इसका पाथ जो है चेंज हो जा रहा है, और पाथ जो चेंज होके बन रहा है वो एक सर्कल बन रहा है ना। इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू हमेशा चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन लेकिन हर पॉइंट पे चेंज होगा। देखो यहाँ डायरेक्शन कुछ, हमेशा ध्यान देना एक चीज, ये फोर्स हमेशा सेंटर से ही लगेगा और सेंटर की ही तरफ लग रहा है, ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है ना, और सेंटर, आप देखो धागे को खींच रहे हैं जब, तो आपका हाथ सेंटर पे ही है, हमेशा सेंटर पे है, हमेशा सेंटर पे है। अगर मान लो ऐसे नचाते नचाते आपने अपना हाथ इधर कर दिया, तो अगर वो ऑब्जेक्ट इधर है तो उधर की तरफ फेंक दिया जाएगा, है ना, उधर चला जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपने हाथ कर दिया, तो टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, है ना, लूज हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट उधर जाना चाहेगा जिधर वो जा रहा है, यानी इसके टेंजेंट निकलना चाहिए ना, इसके टेंजेंट से, है ना, जहां पे ये टच करके इधर जा रही होगी लाइन, उस पे से निकलना चाहेगा, ठीक, यानी फोर्स के परपेंडिकुलर निकलना चाहेगा, है ना, फोर्स के परपेंडिकुलर निकलना चाहेगा। अगर आप छोड़ देते, और मान लीजिए इमेजिन करिए धरती के बाहर है, आप किसी वैक्यूम में हैं जहां कोई पार्टिकल नहीं, वहां पे कोई फोर्स भी नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कुछ नहीं, उस कंडीशन में अगर आप ऐसे घुमा रहे होते और आपका धागा अचानक से कट जाता बीच में, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली इधर ही, अगर मान लीजिए यहाँ धागा कटा तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे चलते जाता चलते जाता चलते जाता, और कब तक चलते जाता, जब तक उसको कोई फोर्स नहीं रोकती तब तक चलते जाता, जिस स्पीड से वो छूटा यहाँ पे उसी स्पीड से जाएगा, बिना किसी एक्सेलरेशन के जाएगा, है ना, चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इस f की जो वैल्यू होती है वो होती है
mv²/r, इसका डेरिवेशन 11th में सर्कुलर मोशन में, हमको बस इससे मतलब है। तो यहाँ से हमको कुछ मिलेगा, हमको यहाँ से मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू v²/r। m एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओ, तो कांस्टेंट हटाने पे इक्वल हट के प्रोपोर्शनलिटी हो जाती है ना। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहते हो तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कांस्टेंट हटाना चाहते हो तो प्रोपोर्शनलिटी लगा दो इक्वल हटा के, ठीक है। तो सिंपल मैं कहूँ तो F इज प्रोपोर्शनल टू v²/r। r क्या है, रेडियस है, v² उस पॉइंट पे उसकी स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा उसकी चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये कुछ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। दूसरा, इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी एक रिवॉल्यूशन में अगर कोई प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे सन है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम पीरियड कहते हैं t। तो उसको हमने डिनोट कर दिया किससे, t से। तो आपने अगर t से डिनोट कर दिया, आप ध्यान से देखिए, जो आपकी स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस क्या है, आपकी रेडियस है r, डिस्टेंस जाएगी 2πr, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2πr, क्योंकि प्लेनेट की जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो 2πr होगी बाय t, 2πr बाय t। 2π एक कांस्टेंट है, 2π क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से मिलेगा v इज प्रोपोर्शनल टू r बाय t, v इज प्रोपोर्शनल टू r बाय t। अब एक चीज ध्यान दो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा v² इज प्रोपोर्शनल टू r² बाय t²। अब ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सब क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा। तो अगर ऊपर मैंने r मल्टीप्लाई कर दिया तो r² से r³ हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 1/r लिख दूं, है ना, t²r बचेगा 1/r, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज बताइए, r³ बाई t², क्या यही केपलर का नियम था? केपलर का रूल क्या था? वही था, r³ बाई t²। यानी ये कांस्टेंट है, ये किसके बराबर मिला था, कोई कांस्टेंट होगा, r³ बाई t² कोई कांस्टेंट होगा। अगर इसको कांस्टेंट है ये, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है एक्चुअली, तो कांस्टेंट के तो प्रोपोर्शनल होता नहीं कोई चीज, कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होता, तो प्रोपोर्शनल कहां से होगा, तो v² इज 1/r प्रोपोर्शनल टू 1/r, f इज प्रोपोर्शनल टू v²/r। अब देखो वापस से आ रहे हैं इस पे, ये आपका कैलकुलेशन था v की प्रोपोर्शनलिटी, आपको f की प्रोपोर्शनलिटी पता है, आपको पता है f इज प्रोपोर्शनल टू v²/r, v² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो क्या मैं v² की जगह 1/r लिख दूं, तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r into 1/r, 1/r, एक मिनट, v² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, हाँ, तो ये हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना, हो जाएगा, ठीक है ना, कि इसको भी इसको कर दूं, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r डिवाइडेड बाई, देखो v²/r 1/r डिवाइडेड बाई r, जो कि इक्वल होता है किसके, ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/r इंटू 1/r, तो 1/r² हो जाएगा ना, तो r होता, ठीक है। चलो ये हो गया, यहां से उनको ये आइडिया मिल गया उनको, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट। देखो यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे प्लेनेट होगा, उनके बीच की डिस्टेंस r होगी, है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है।